गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक्स में हम शॉर्ट से और डिफिकल्ट की ओर जाएंगे, इजी टू डिफिकल्ट जाएंगे। तो आज से जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो है आईयूपीएससी नामकरण। आईयूपीएससी नामकरण। देखिए बच्चों, आईयूपीएससी नामकरण को पढ़ने से पहले हमें कुछ जनरल बातें इसके बारे में सीखनी है। जैसे कि सबसे पहले एक हमारा छोटा सा टॉपिक आता है एल्किल समूह। एल्किल समूह आर। एल्किल समूह को समझना है, क्या मतलब है इस शब्द का। तो देखिए, एल्किल समूह क्या है। यदि किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो प्राप्त समूह एल्किल समूह कहलाता है। प्राप्त समूह एल्किल समूह कहलाता है। एल्किल समूह कहलाता है। यानी इस परिभाषा में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हम हटा दें तो प्राप्त समूह एल्किल समूह कहलाता है। इसको थोड़ा समझते हैं। कैसे समझते हैं कि सपोज कीजिए आपका एल्केन है CH4। अगर CH4 का एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो आपके पास क्या बचता है, CH3 और एक वैलेंसी फ्री रहेगी। एक वैलेंसी फ्री क्यों छोड़ी? क्योंकि एक हाइड्रोजन हट गया है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही है और एक हमने वैलेंसी ये लगा दी तो 4 वैलेंसी कार्बन की हो गई। ये जो समूह है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो बना है यही एल्किल समूह कहलाता है। एल्किल समूह कहलाता है। अब कोई सा भी एल्केन लो आप, छोटा एल्केन हो चाहे बड़ा एल्केन हो, अगर उसके हाइड्रोजन को आप हटा देते हैं तो प्राप्त समूह को हम एल्किल समूह कहते हैं। अब देखिए, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+2 होता है। यह एल्केन का सामान्य सूत्र है। अगर इस एल्केन के सामान्य सूत्र में से मैं एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं तो यहां 2n+2 हाइड्रोजन है तो 2n+1 हाइड्रोजन रह जाएंगे। अगर एल्केन में से, इस एल्केन के सामान्य सूत्र में से मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूंगा तो एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो हमारे हाइड्रोजन की संख्या है वो 2n+2 से कितनी रह जाएगी, CnH2n+1 और एक डैश हमें लगाना है हाइड्रोजन हटाने के बाद। तो अगर ये एल्केन है तो हाइड्रोजन हटाने के बाद जो ये समूह प्राप्त हुआ, इसी समूह को हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। एल्किल समूह। यानी सभी एल्किल समूहों का अगर एक सूत्र दूं, एक सामान्य सूत्र दूं, तो सभी एल्किल समूहों का सामान्य सूत्र CnH2n+1 डैश होता है। तो एल्किल समूह का सामान्य सूत्र क्या आ गया? एल्किल समूह का सामान्य सूत्र, समूह का सामान्य सूत्र क्या हो गया बच्चों? सामान्य सूत्र हो गया CnH2n+1 और डैश। इस सूत्र के अंदर सारे की सारे एल्किल समूह आ जाते हैं। सारे एल्किल समूह किस प्रकार से आते हैं हम एक एक करके
एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, हमारा एल्किल समूह का सामान्य सूत्र क्या आया? CnH2n+1 और डैश, राइट। अब इसके अंदर जो सामान्य एल्किल समूह है, जो ज्यादातर काम आते हैं, जो एल्किल समूह, उनको हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं और उनको हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। देखिए, ये हमारा सामान्य सूत्र है। अगर मैं इसमें n=1 पुट करता हूं, n=1 रखता हूं, तो n=1 रखेंगे तो ध्यान दें, C 1 हो गया, H हमारा 2 एकम 2 और 1 3 हो गए, तो हमारा सामान्य सूत्र आया CH3 और डैश। ये हमारा सामान्य सूत्र, ये हमारा सूत्र निकल के आया कब? जब हमने n बराबर 1 रखा इसके अंदर। तो इसको नाम कैसे देना है? एक कार्बन को हम मैथ कहते हैं। थोड़ा मैं साइड में लिख भी देता हूं कि अगर कार्बन 1 होता है तो कार्बन अगर 1 है तो इसे हम मैथ कहते हैं, मैथ। अगर कार्बन 2 है तो इसे हम एथ कहते हैं, एथ। अगर कार्बन 3 है तो हम प्रोप कहते हैं, प्रोप। कार्बन 4 है तो हम ब्यूट कहते हैं, ब्यूट। कार्बन अगर 5 है तो इसे हम पेंट कहते हैं। कार्बन अगर 6 है तो इसे हम हेक्स कहते हैं, हेक्स। कार्बन अगर 7 है तो इसे हेप्ट कहते हैं। आईयूपीएससी में जैसे आगे बढ़ेंगे तो और भी ज्यादा कार्बनों के नाम बताऊंगा मैं कि कार्बन के 7 से ज्यादा अगर कार्बन है तो उनको हम क्या कहते हैं। फिलहाल हमें जो जरूरत है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। इसको नाम क्या देंगे? इस एल्किल समूह को नाम क्या देंगे? कितने कार्बन है इसमें? 1 कार्बन है। एक कार्बन को आप मैथ कहते हैं और एल्किल समूह है तो मैथ के आगे इल लगाना है, तो नाम इसका पड़ गया मैथिल। क्या पड़ गया? मैथिल। और इंग्लिश में इसे प्रोनाउंस करेंगे मिथाइल, मिथाइल। तो n=1 में जो एल्किल समूह आया वो क्या आया? CH3 डैश। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? मैथिल। और इंग्लिश में इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? मिथाइल, राइट। अच्छा, अगर मैं n=2 रखता हूं इस एल्किल समूह के सूत्र में, n बराबर अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 रखूंगा तो क्या बन के आएगा सूत्र हमारा? n की जगह 2 रखो तो ये हो गया C2, 2 दूनी 4 और 1 5, H5 और डैश, C2H5। ये हमारा एल्किल समूह का सूत्र निकल के आया कब? जब हमने n बराबर 2 रखा। इस C2H5 को देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और डैश, एक ही बात है। वही C2H5 ये है, वही C2H5 ये है, डैश जरूर लगा होना चाहिए। अब इसको क्या नाम देना है हमको? ध्यान दीजिए, 2 कार्बन को हम क्या कह रहे हैं? एथ कह रहे हैं, एथ। और एल्किल समूह है तो एथ के आगे आपको क्या लगाना है? इल लगाना है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? एथिल। क्या बन जाएगा? एथिल। और इंग्लिश में इसे हम इथाइल प्रोनाउंस करेंगे, इथाइल, राइट। तो ये हमारा एथिल, इथाइल। इस प्रकार से हम n बराबर 2 की स्थिति में एल्किल समूह प्राप्त कर सकते हैं और वो हमारा एल्किल समूह क्या आता है? इथाइल आता है। मैं कुछ वो एल्किल समूह बता रहा हूं आपको जो मोस्टली आपको नोमेनक्लेचर में काम आने वाले हैं, राइट। आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं लेता हूं n=3, n=3 लेता हूं, हमारा फार्मूला क्या है? CnH2n+2 और डैश। अगर इसमें n=3 लिखते हैं, n बराबर 3 लिखते हैं, तो क्या निकल के आता है? C3 3 दूनी 6, सॉरी H2n+1 है, 3 दूनी 6 और 1 7, C3H7 डैश। इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां से थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए, C3H7, C3H7 को आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए बच्चों, देखो मैं C3H7 को इस तरीके से लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH2 एंड डैश। आप काउंट कर लीजिए, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन इसमें 7 है और डैश आ रहा है। बट क्या मैं C3H7 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? देखिए, CH3 CH एंड CH3 और डैश, ये भी तो C3H7 ही है। देख लीजिए, 1 2 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है और 1 वैलेंसी इसमें खाली है, ये रही।
ये भी C3H7 ही है। अरे ये तो गजब हो गया कि C3H7 की कंडीशन में दो दो प्रकार के फार्मूले हमारे पास बन रहे हैं। अब क्या कोई तीसरा फार्मूला भी इसमें बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। आप लोग बना के देखेंगे क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। केवल C3H7 की स्थिति में ये दो ही फार्मूले आपके पॉसिबल है। अब प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम आप कहोगे कि सर इसका नाम भी तो देखो, इसका नाम अब हम लिखते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोप, और प्रोप के आगे इल लगाना है, तो मैंने इसका नाम क्या लिख दिया इस हिसाब से? प्रोपिल। अच्छा ठीक है, मैंने इसका नाम प्रोपिल लिख दिया। अब इसका नाम क्या लिखूं? ये भी मैं वही कह रहा हूं कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम प्रोप बोलेंगे और प्रोप के आगे क्या लगा देंगे? इल, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? प्रोपिल। पर समस्या तो ये आ गई कि दोनों का संरचना तो अलग अलग है, नाम एक ही हो गया, तो इनमें अंतर कैसे करेंगे फिर हम? तो इनमें अंतर कैसे करना है, ये थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि ये यदि, पहला पॉइंट मैं यहां बताता हूं कि यदि 2 कार्बन से अधिक, यदि 2 कार्बन से अधिक सीधी श्रृंखला है, अधिक सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है, तो नाम से पहले, तो नाम से पहले नॉर्मल शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? नॉर्मल, और शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल n। नॉर्मल शब्द का प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बात तो यह ध्यान रखनी है। अब क्या देखो, ये 2 कार्बन से बड़ी सीधी श्रृंखला है कि नहीं है? 2 कार्बन से ज्यादा की स्ट्रेट चेन है, सीधी श्रृंखला है, तो नाम से पहले आपको क्या लिख देना है? नॉर्मल, और फिर लगा देना है प्रोपिल। तो इसका नाम तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रोपिल। क्लियर? अच्छा, अब देखिए दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी श्रृंखला के सिरे पर, ध्यान देना, यदि किसी श्रृंखला के सिरे पर, सिरे पर कौन सा समूह? CH3, CH और CH3 और डैश समूह उपस्थित है, समूह उपस्थित है, उपस्थित है, तो नाम से पहले, तो नाम से पहले आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द का? आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं। आप नोट भी कर लेंगे, इसीलिए मैं यहां लिख रहा हूं। आप ये जो 2 पॉइंट यहां बन के निकल कर आए हैं, इनको आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए अब इसका नाम बनाना है। इसका नाम आप देखो, अगर सिरे पर ये समूह उपस्थित है CH3, CH, CH3 और डैश, तो नाम से पहले किस शब्द का प्रयोग करना है? आइसो शब्द का प्रयोग करना है। तो ये प्रोपिल नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आइसोप्रोपिल। तो नाम से पहले आपको कौन सा शब्द और जोड़ देना है? आइसो। तो इसका नाम बनेगा आइसोप्रोपिल। तो n बराबर 3 की स्थिति में आपके 2 एल्किल समूह संभव हैं। या तो नॉर्मल प्रोपिल, जब 2 कार्बन से बड़ी सीधी श्रृंखला है तो नॉर्मल शब्द का प्रयोग कर लेंगे, या ये CH3, CH, CH3 डैश, अगर किसी भी श्रृंखला के सिरे पर ये समूह उपस्थित है तो नाम से पहले हम आइसो शब्द का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर? तो मैंने आपको अभी तक n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3 की स्थिति में जो एल्किल समूह बन सकते हैं उनके नाम मैंने आपको अभी बताए हैं। ये 2 पॉइंट विशेष हैं, ध्यान रखना, क्योंकि सभी एल्किल समूहों के नाम में भी इन पॉइंटों का उपयोग होगा। वहां भी सीधी श्रृंखलाएं आएंगी, वहां भी सिरे पर ऐसा समूह आएगा, तब हम नॉर्मल और आइसो जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। राइट?
अब हम चलते हैं नेक्स्ट n बराबर 4 की स्थिति में। n बराबर 4, ध्यान देंगे n बराबर 4। प्यारे बच्चों, हमारा जो एल्किल समूह का फार्मूला है वो है CnH2n+1 और डैश। जब हम इसमें n बराबर 4 लिखेंगे तो n बराबर 4 लिखते हैं तो क्या आएगा, C4H9, 4 दूनी 8 1 9 और डैश। अब देखिए C4H9 डैश। अब देखिए C4H9 डैश को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। जो संभव तरीके हैं मैं सारे तरीके यहां लिख रहा हूं आपके सामने। देखिए, एक तो हम इसको सीधी श्रृंखला के रूप में लिख सकते हैं। फर्स्ट ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और डैश। एक तरीका तो ये है। आप काउंट कर सकते हैं, 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है और डैश लगा हुआ है। एक और तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। एक और तरीका हो सकता है CH3 CH CH3 और डैश CH2 एंड डैश। वही 4 कार्बन है और 9 हाइड्रोजन है और डैश है। एक तरीका इसका ये हो सकता है। और क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका इसका ये हो सकता है, बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक तरीका इसका ये हो सकता है CH3 CH2 CH CH3 और डैश। ये भी देखो C4H9 और डैश है। और एक तरीका और हो सकता है, वो क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखना। फोर्थ तरीका हो सकता है CH3 C CH3 CH3 और डैश। तो मैंने C4H9 को देखो कितने तरीके से मैं लिख सकता हूं, 4 तरीके से लिख सकता हूं। अगर कोई 5वां तरीका आपको संभव हो सके, आप कोई बना सके तो मुझे बताना, नहीं तो 4 ही तरीके बनते हैं इसके, 5 तरीके नहीं हो सकते। अच्छा, अब बात है इन एल्किल समूहों का नाम क्या दूं, नाम कैसे बनाऊं। देखो, सब में ही 4 कार्बन है, सब में ही डैश लगा हुआ है, सभी एल्किल समूह हैं, तो 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं और ब्यूट के आगे आपको इल लगाना है, तो सबका नाम ब्यूटिल तो बनेगा ही बनेगा। इसका भी ब्यूटिल, इसका भी ब्यूटिल, सबका ब्यूटिल तो बनेगा ही बनेगा। इसका भी ब्यूटिल और इसका भी ब्यूटिल, सबका ब्यूटिल तो बनेगा ही बनेगा। पर सब में अंतर कैसे करें, तो देखो 2 पॉइंट तो मैंने आपको पहले बताए हैं। इससे पहले 2 पॉइंट मैंने आपको इससे पहले बताए हैं। क्या बताए हैं कि यदि 2 कार्बन से अधिक सीधी श्रृंखला है तो नाम से पहले कौन सा शब्द लगाना है, नॉर्मल। लगा दीजिए नॉर्मल। कहां लगा सकते हो आप, देखो 2 कार्बन से बड़ी सीधी श्रृंखला, तो नाम से पहले क्या लगा दोगे, नॉर्मल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटाइल। अब इसको देखो, इसको देखो, फिर हम पीछे के दूसरे नियम पर जाते हैं। ये देखिए, यदि किसी श्रृंखला के सिरे पर CH3 CH CH3 डैश समूह हो तो नाम से पहले कौन से शब्द का आपको प्रयोग करना है, आइसो शब्द का प्रयोग करना है। समूह को ध्यान रखें, CH3 CH CH3 डैश, अगर ये समूह है तो नाम से पहले आपको आइसो शब्द का प्रयोग करना है। जरा ध्यान दें, यहां पर भी देखो श्रृंखला के सिरे पर वही समूह आता है CH3 CH CH3 और डैश, तो नाम से पहले कौन सा शब्द आ जाएगा, आइसोब्यूटिल। क्लियर। अब इस तीसरे को देखो, नया डिफरेंट आ गया। इसको आइसो मत समझ लेना, आइसो में दोनों CH3 होते हैं। देखो यहां CH3 और इधर CH2 है, ये आइसो नहीं है। तो सर इसका क्या नाम दें, न तो ये सीधी श्रृंखला है, न श्रृंखला के सिरे पर ये समूह जुड़ा हुआ है, तो न तो नॉर्मल बोल सकते न आइसो बोल सकते, तो फिर क्या बोल सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ब्यूटिल तो इसको हम कहेंगे ही कहेंगे, पर अब इसका नाम कैसे बनाएं। तो इसका नाम बनाने का तरीका क्या है कि जो कार्बन
वैलेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की डिग्री देखनी है हमको, मैंने आपको डिग्री बतानी है। देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। उस कार्बन को देखना है जो वैलेंसी, जो फ्री वैलेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की डिग्री चेक करो। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री। तो फिर इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे द्वितीयक ब्यूटिल। क्या कहेंगे, द्वितीयक ब्यूटिल, या आप इसको सेकेंडरी ब्यूटिल भी कह सकते हैं, या आप इसको सेकेंडरी ब्यूटिल भी कह सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल। तो कैसे बनाए इसका सेकेंडरी ब्यूटिल, न तो नॉर्मल है न आइसो है। जो कार्बन वैलेंसी से कनेक्टेड है वो कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, तो इसलिए इसका जो नाम पड़ा वो पड़ा द्वितीयक ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल। क्लियर। अब इसको देखो फोर्थ को, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में न तो ये नॉर्मल है न ये आइसो है, तो फिर नाम कैसे बनाएं, तो ध्यान दो, जो कार्बन फ्री वैलेंसी के साथ कनेक्टेड है उस कार्बन की डिग्री चेक करनी है आपको। तो इस कार्बन की डिग्री कैसे चेक करें, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है। इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री हो गई। तो इसके नाम में क्या लिखोगे, ब्यूटिल से पहले तृतीयक लिखोगे। क्या लिखोगे, तृतीयक ब्यूटिल, या इंग्लिश में टर्शरी ब्यूटाइल प्रोनाउंस करोगे, टर्शरी, टी लगा के ब्यूटिल लिख दोगे, टर्शरी ब्यूटाइल। ये कुछ वो एल्किल समूह है, सामान्य एल्किल समूह है, जो आपको सामान्यतया बहुत ज्यादा काम आते हैं। अभी मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, मेरा टॉपिक चल रहा है, स्टार्ट किया है, पर उसमें कुछ चीजें जो काम आएंगी इनिशियली, उनको मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो एल्काइल समूह मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। जो सामान्य एल्काइल समूह है, ये सभी एल्काइल समूह आपको ज्यादातर उपयोग में आने वाले हैं। राइट, ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूं आपको। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए ये वो संस्था है जो सभी प्रकार के रसायन विज्ञान के नियमों का निर्धारण करती है। हमारे कार्बनिक रसायन विज्ञान में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं, उनके नामकरण के लिए ऐसे नामकरण के नियम इन्होंने बनाए जो पूरे विश्व में एक साथ मान्य होते हैं, उस पर कोई विवाद नहीं होता है। वरना हर देश अपने हिसाब से अलग अलग नाम दे देगा, कोई क्या नाम बोल देगा, कोई क्या नाम बोल देगा, तो यौगिक की पूरे विश्व स्तर पर एक अलग से पहचान नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस संस्था का काम है कि वो यूनिवर्सल रूल्स बनाती है जो पूरे विश्व में एक साथ मान्य होते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों की इतनी अधिक संख्या को देखते हुए उनके नामकरण के नियम का निर्धारण इस आईयूपीएसी के द्वारा ही किया गया है। देखिए, किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी का नाम लिखने के लिए एक सामान्य नियम पहले मैं आपको बताता हूं। एक नियम क्या, एक सामान्य सूत्र बताता हूं जो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। उसके बाद हम रूल्स को फॉलो करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे और उनके हिसाब से नाम बनाएंगे। लेकिन उन रूल्स को पढ़ने से भी पहले एक सूत्र मैं ऐसा लिखता हूं जो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। जब कभी भी हम किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो उसका जो पैटर्न होता है, उसका जो ऑर्डर होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले प्रतिस्थापी समूहों के नाम आते हैं।
किसके नाम आते हैं? प्रतिस्थापी समूहों के नाम। मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा, अभी आपको सब बताऊंगा प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं, इनको सबके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। प्रतिस्थापी समूहों का नाम सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है कार्बन परमाणुओं की संख्या का नाम। कार्बन परमाणुओं की संख्या का नाम, संख्या का नाम। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न, और ये प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है? या तो वो एन होगा, या वो ईन होगा, या वो आइन होगा। ये प्राथमिक अनुलग्न होता है। और इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स। ये इसके अंदर क्रियात्मक समूहों के नाम आते हैं। क्रियात्मक समूहों के नाम आते हैं। देखिए, मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला लिखा है, एक जनरल सूत्र लिखा है। इस सूत्र को ही हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए जब हम किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम बनाते हैं। रूल्स अभी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले इसमें आएंगे आगे, उसके हिसाब से नाम बनाएंगे। लेकिन उन सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले किसका नाम आता है? प्रतिस्थापी समूहों का नाम। क्योंकि सर प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद किसका नाम आता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या का नाम, इसके बारे में भी हम बताएंगे। फिर क्या आता है? प्राथमिक अनुलग्न आता है, पहले लगने वाला। कौन? एन, ईन या आइन। एल्केन होगा तो एन लगाएंगे, एल्कीन होगा तो ईन लगाएंगे, एल्काइन होगा तो आइन लगाएंगे। और सबसे लास्ट में क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न। इसमें क्रियात्मक समूह के नाम आते हैं, और ये क्रियात्मक समूह क्या होते हैं इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट? तो सबसे पहले जो इस पूरे फार्मूले में जो सबसे पहले लिखा जाता है वो क्या होता है? प्रतिस्थापी। और ये प्रतिस्थापी क्या होता है इसके बारे में मैं बताता हूं आपको, देखते जाइए। सबसे पहले हमारे फार्मूले में क्या आया? प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह। ये प्रतिस्थापी समूह क्या होता है? देखिए, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की श्रृंखला किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की श्रृंखला चयन के बाद श्रृंखला के बाहर जो परमाणु या परमाणुओं के समूह शेष बचते हैं, उन्हें प्रतिस्थापी समूह इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स कहते हैं। फिलहाल समझना, सपोज कीजिए मैंने एक कोई यौगिक लिखा CH3CH, CH3 और CH3। मान लीजिए मैंने इसमें श्रृंखला का चयन कर लिया, ये कर लिया, तो श्रृंखला के बाहर कुछ बचा है, आपको दिख रहा है, ये रहा।
जो श्रृंखला के बाहर बसता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। अभी हम जब नामकरण करेंगे तो श्रृंखला चयन के बाद श्रृंखला के बाहर बहुत सारे समूह बचेंगे। उन समूहों को ही हम किस नाम से जानते हैं? प्रतिस्थापी समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब कुछ प्रमुख प्रतिस्थापी समूह जो ज्यादातर आपको काम आएंगे वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। कुछ प्रमुख प्रतिस्थापी समूह, प्रमुख प्रतिस्थापी समूह, जैसे Cl, श्रृंखला के बाहर कौन बच जाए? Cl बच जाए। इसको नाम भी बता देता हूं साथ में, हम क्लोरो कहते हैं, क्लोरो। जैसे श्रृंखला के बाहर F बच जाए, इसको फ्लोरो कहते हैं, फ्लोरो। जैसे श्रृंखला के बाहर Br बच जाए, इसको ब्रोमो कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोमो। जैसे श्रृंखला के बाहर NO2 बच जाए, इसको नाइट्रो कहेंगे। क्या कहेंगे? नाइट्रो। जैसे श्रृंखला के बाहर OCH3 बच जाए, इसको मेथॉक्सी कहेंगे। ये याद करने हैं आपको, इसको मेथॉक्सी कहेंगे। जैसे श्रृंखला के बाहर OC2H5 बच जाए, इसको एथॉक्सी कहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एल्किल समूह जो मैं आपको बता चुका हूं आज की शुरुआती दौर में, एल्किल समूह कोई सा भी बच जाए, मैथिल, एथिल, नॉर्मल प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, नॉर्मल ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल, कोई सा भी एल्किल समूह बच जाए, सबके नाम मैंने आपको लिखा दिए हैं। तो श्रृंखला के बाहर जो समूह शेष बच जाए, परमाणु या परमाणु का समूह शेष बच जाए, उसे हम प्रतिस्थापी समूह का नाम देते हैं। अब कुछ प्रमुख प्रतिस्थापी समूह हैं, उनके मैंने नाम भी आपको साथ में लिखा दिए, जैसे Cl को क्लोरो, F को फ्लोरो, Br को ब्रोमो, NO2 को नाइट्रो। सामान्य से हैं, इनके नाम आपको वैसे ही याद हो जाते हैं, जैसे OCH3 को मिथॉक्सी, OC2H5 को इथॉक्सी। इसके अलावा R एल्किल समूह जो मैंने आज आपको शुरुआती दौर में बताए हैं, एल्किल समूहों में आपके मैथिल, एथिल, नॉर्मल प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, लाइक दैट, कोई सा भी समूह श्रृंखला के बाहर बच जाए, उनके नाम आपको मालूम है। तो प्रतिस्थापी समूह आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रतिस्थापी समूह का क्या मतलब है। कि जब श्रृंखला चयन हो जाती है तो श्रृंखला के चयन के बाद जो श्रृंखला के बाहर समूह बचेगा उसे हम प्रतिस्थापी समूह का नाम देंगे। आप लोग एक बार उसको देख लीजिए। ठीक है। तो हमारे सूत्र में जो हमने सूत्र देखा था पीछे, उस सूत्र में सबसे पहले किसका नाम था? प्रतिस्थापी का। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? प्रतिस्थापी समूह का। और प्रतिस्थापी समूह क्या होता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, राइट। अब इसके बाद क्या आता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या का नाम। तो कार्बन परमाणु संख्या के नाम के डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।